नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे बिहार पुलिस का ऑल टोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब चल रहा है एनसीईआरटी का पैटर्न। भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अद्भुत पुस्तक एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक साइंस का इस सर का ऑल टू ऑल। देखिए, पहले क्लास 6 का अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। क्लास 6 का चैप्टर बाय चैप्टर करके अपलोड किए हैं और चैप्टर बाय चैप्टर किए हैं और एक सब वीडियो मिला करके एक वीडियो बना दिएंगे। जो अच्छा लगे देख सकते हैं आप। अब क्लास 7 का पादपों में शोषण पहला चैप्टर कम कर, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा, इसको भी पूरा चैप्टर पढ़ा करके फिर एक में डाल देंगे। ठीक है। पहले चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड करेंगे। ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू। सब अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। चलिए, अब पढ़ना है क्लास 7 का साइंस एनसीईआरटी। पहला चैप्टर है क्या? अध्याय 1 पादपों में पोषण। क्लास 7 का है। ठीक है, क्लास 7 का साइंस बुक। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। पादप तथा अन्य ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। इसमें कौन गलत, दोनों में से कौन गलत है? कथन 2 गलत हैं, ये सही है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब डिटेल्स पढ़ेंगे। बोला, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। क्या बोला? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग के विधि को क्या कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग के विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। ऊर्जा भी प्रदान करता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। स्वपोषण कहलाती है। स्वपोषण कहलाती है। पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है। पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है। पत्तियाँ होती है। पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है। पत्तियाँ होती है। पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जल मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अवशोषित किए जाते हैं। आइए 4 नंबर। निम्नलिखित में से वो सत्य कथन को पहचानिए। तीनों में से वो सत्य कौन है? बताइए। वो सत्य कौन? पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों पर पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएँ नली के समान हैं। सभी वो सत्य है। क्या सभी वो सत्य है? ठीक है, एक भी सही नहीं है। ठीक है। बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। पत्तियाँ पादप
की खास फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा शोधित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। क्लोरोफिल के बारे में औसत्य कथन की पहचान करें। औसत्य कौन है इसमें? औसत्य कौन है? ए नंबर औसत्य है। ये हरे रंग के अलावे अन्य पत्तियों में भी पाया जाता है। गलत बात बोला है, तो ये सब सही है। ठीक है, चलिए। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए। शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहा जाता है? शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। आपने देखा है कि इमारतें ईंटें से बनती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुपृष्ठ संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। कोशिका एक बाह्य संरचना डैश द्वारा घिरी होती है। कोशिका एक बाह्य संरचना डैश द्वारा घिरी होती है। बताइए। कोशिका झिल्ली, डी नंबर, कोशिका झिल्ली के द्वारा। कोशिका झिल्ली कोशिका का केंद्रक चारों ओर से चारों तरफ से एक जेली के समान पदार्थ में घिरा रहता है। कोशिका का केंद्रक चारों ओर से एक जेली के समान पदार्थ से घिरा रहता है। कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। बोलेगा कोशिका द्रव्य केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं चारों आवश्यक हैं। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के कार्बन डाइऑक्साइड परत प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित
जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? तीनों में से कौन सही है बताइए, कौन सही है? 2 और 3 सही है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों से भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का संपन्न होना दिखाता है। आइए 11 नंबर पर। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। क्या असंभव? पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थल पादपों में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादातर होता है। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादातर होता है। तना में क्या होता है? तना में पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे पौधे जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थल पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जिस प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपपंखी काई जैसे पादप को कहते हैं। गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपपंखी काई जैसे पादप को कहते हैं शैवाल। क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। शैवाल देखिए इसके बारे में। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपपंखी मतलब काई जैसे पादप देखे होंगे। यह सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। शैवाल के बारे में एक कारण के संदर्भ में कौन सा विकल्प दोनों के बीच सही संबंध दर्शाता है? कथन और कारण कौन सही है बताइए। कथन एवं कारण सही है और व्याख्या भी करता है। आइए, आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय को हरे अपपंखी मतलब काई जैसा पादप देखे होंगे। सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आइए 14 नंबर। कार्बोहाइड्रेट में पाया जाने वाला संगठक नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में पाया जाने वाला संगठक नहीं है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन।
अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनीकरण पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? ये 15 नंबर। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। प्रोटीन एक नाइट्रोजनीकरण पदार्थ है। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनीकरण पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? यदि याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप से नहीं कर सकती है। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन की उपयोगी यौगिक परिवर्तन कर मृदा में निर्मित करते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनीकरण पदार्थ की प्रचुरता होती है। अमरवेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अमरवेल किस प्रकार का पोषण प्रणाली का प्रयोग करता है? अमरवेल किस प्रकार की पोषण प्रणाली का प्रयोग करता है? विषमपोषी प्रणाली। अमरवेल का पादप है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाते हैं। क्योंकि अमरवेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करता है, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अमरवेल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी है। ठीक है। अमरवेल का पादप है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरवेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ठीक है। चलिए 18 नंबर। कीट पकड़ने वाले पादप के घड़ा या घट किसका रूपांतरण है? पत्ती का। किसका रूपांतरण है? पत्ती का। हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 6 के पादप के वो देखिए। इसकी घट की समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है।
घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढकले रहते हैं अर्थात अधोमुखी होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करें डी केवल तीन गलत है। घट तना का उदाहरण है, घट और ऊपर दोनों सही है। चलिए ठीक है। चलिए घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाईटेप या सनयू कीटभक्षी पादपों के 2 अन्य उदाहरण हैं। इसके चारों ओर जानकारी प्राप्त कीजिए। इष्ट एवं छत्रक होते हैं। कवक क्या होते हैं? इष्ट एवं छत्रक होते हैं, कवक होते हैं। क्या होते हैं? कवक। ठीक है। चलिए आइए किस नंबर पे? यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इसकी पोषक प्रणाली अथवा पोषक विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत और विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का श्वास करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कवकों को वृद्धि के लिए कौन सा ऋतु अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है? कवकों की वृद्धि के लिए कौन सा ऋतु अच्छी परिस्थिति प्रदान करता है? वर्षा। क्या है? वर्षा। कवक फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों के कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। कवक के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए इतना लिखा हुआ है। उपयुक्त में से सभी है, सभी सही है। ये चारों सही है। समानतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। साधारणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक की पोषण प्रदान करते हैं। बदले में उन्हें जल में पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषक कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 23 नंबर।
कथन दिया गया ऊपरी में कौन गलत है? इनमें से कोई नहीं गलत, सब सही है। ये क्या है? सब सही है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण तक कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करने में बदले में उन्हें जल के पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। इस प्रकार के पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों में पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? सहजीवी संबंध का एक और चाह, शैवाल कवक, पादप और जीवाणु। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है बना सकते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ें में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होते हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं अतः उनमें सहजीवी संबंध कहलाता है। होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा नाइट्रोजनीकरण उर्वरक दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अध्याय 2 आ गया। अध्याय 1 कंप्लीट, अध्याय 2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे।